मुगल काल में भूमि का विभाजन देखिए किस आधार पर किया गया। विभाजन जो है भूमि कर अथवा भू राजस्व के आधार पर बांटा गया। अब देखिए किस आधार पर, कितने प्रकार थे। तो पहला तो था इसमें देखिए मुगल काल में भूमि विभाजन किस आधार पर हुआ है, मुगल भू राजस्व के आधार पर, भू राजस्व भू राजस्व के आधार पर किया गया। तो कितने प्रकार की भूमियां थीं। अब देखिए इसमें भूमियां कितने प्रकार की बनेंगी। तो इसमें आता है पहला, आप इसमें देखिए केंद्र के एक सीधे नियंत्रण में आने वाली, माने कि केंद्र की जो निजी भूमि होती थी उसको हम लोग कहते थे खालसा भूमि। क्या कहते थे, नंबर एक खालसा भूमि, खालसा या खालिसा कहीं कहीं लिखा रहता है, खालिसा भूमि। ये खालिसा भूमि क्या है, इससे जो प्राप्त राजस्व होता था, जो भू राजस्व होता था, उसका सीधा ये भू राजस्व कहाँ जाता था, ये जाता था सीधे शाही खजाने में। और उसमें क्या होता था, जो शाही यानी कि जो पासा होता था, उसके जो निजी खर्च हुआ करते थे, उसमें उस धन का यानी कि उस राजस्व का प्रयोग होता था। जैसे राजा का यानी पातशाह का निजी खर्च क्या है, अंगरक्षक है, उसकी सैनिक व्यवस्था है, या युद्ध की तैयारी में जो भी खर्च होते थे वह इस खालिसा भूमि से प्राप्त होने वाले भू राजस्व से करता था। उसके बाद में एक दूसरी आती है वेतन के रूप में दी जाने वाली, वेतन के वेतन के रूप में यानी कि उस समय के सैनिक या सरकारी मुलाजिम जो हुआ करते थे उनको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जागीर भूमि कहलाती थी। क्या कहलाती थी, जागीर भूमि। जागीर भूमि, जागीर भूमि में कौन कौन सी भूमियाँ आती, जैसे कि बतन जागीर, ये होती थी बतन जागीर। और एक और होती थी अलतमगा जागीर, अलतमगा जागीर, अलतमगा जागीर। इस तरीके की जो भूमि होती थी ये वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि वाली। नंबर 3 होती थी अनुदान। अनुदान अनुदान में दी जाने वाली भूमि होती थी। ये अनुदान किसको दिया जाता था, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति होता था उसको अनुदान दिया जाता था, या जिसके पास भूमि नहीं है वह मतलब गरीब व्यक्ति हुआ करता था उसको भूमि दी जाती थी। और इसमें अनुदान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी वह कुछ भूमि तो उपजाऊ हुआ करती थी जिस पर कृषि आदि बहुत आसानी से हो जाती थी, लेकिन उसके साथ में भी जंगल की जो भूमि होती थी या बंजर जो भूमि होती थी वह भी रहती थी, ताकि उस पर क्या है उसको अनुदान दे दिया जाए और उस पर भूमि के लायक उसको मानी कि उस भूमि को कृषि के लायक बनाया जाए ताकि उस पर कृषि की जा सके। ठीक है, तो इसलिए उसमें कौन कौन सी होती है, देखिए एक तो होती थी मदद ए मास, मदद ए मास, ये मदद ए मास होती थी। उसके बाद में कौन सी भूमि होती थी, देखो मिल्क भूमि होती थी, इसका नाम होता था मिल्क, ये मिल्क भूमि होती थी। फिर कौन सी होती थी, अब उसके बाद में तो सुयूर गल भूमि होती थी, ये सुयूर गल भूमि होती थी। और उसके बाद में एक होती थी वक्फ, देखिए ये वक्फ भूमि होती थी। ठीक है, ये क्या है, ये भूमियाँ कौन सी हैं, ये भूमियाँ वो हैं जिनको अनुदान में दिया जाता था। और अनुदान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी वह उन व्यक्तियों को दी जाती थी जिनके पास भूमि नहीं होती थी या रहने के लिए जमीन नहीं हुआ करती थी। आप देखिए इसमें जो खालिसा भूमि है इसका, इससे जो राजस्व प्राप्त होता था सीधे शाही खजाने में जमा होता था और शाही खर्च के लिए होता था। उसके बाद में जो सैनिक या सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे उनको वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी, वह जागीर भूमि, वतन जागीर और अलतमगा जागीर। ये अलतमगा जागीर जो है इसी भूमि में नाम बदला दिया है कि इसको जहांगीर ने इसका नाम जो है बदल दिया था, अलतमगा जागीर इन्हीं भूमि में से है। अब जागीर भूमि कोई भी एक भूखंड है तो उसमें जो भू राजस्व आता था वो तो आता ही था, उसके अलावा जो भी उस क्षेत्र में कर आरोपित होते थे जैसे कि चरी घरी कर होते थे, तो इस तरीके से जो भी कर होते थे, अन्य कर मतलब भू राजस्व के अलावा जो भी अन्य कर हुआ करते थे वो भी इसमें शामिल होते थे, इसलिए इसको जागीर भूमि कहा जाता था। अब ये बतन जागीर क्या है, जैसे बतन जागीर क्या, उस समय के जो राव राणा इस तरीके से जो राजा लोग हुआ करते थे उनकी जो जमीनें होती थी, उनका जो क्षेत्र होता था। अब चूंकि राजा जो पातशाह की अधीनता स्वीकार कर ली है, मुगल सम्राट जो थे उनकी इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली होती तो इनकी जमीन भी क्या हो जाती थी, वो मुगल पातशाह के अधीन हो जाती थी। अब मुगल पातशाह के अधीन हो जाने वाली जमीन जो है अब उसकी कृपा से इनको मिलती थी। ठीक है, वो जो राजकुमार हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, राजा के पुत्र हुआ करते थे, तो वो जमीन जो है वतन जागीर के रूप में कही जाती थी, यानी कि वो पुश्तैनी जमीन उनकी हुआ करती थी। अब अनुदान भूमि के बारे में बात करें तो अनुदान भूमि में मदद ये मास भूमि है और मिल्क भूमि है, सयूर गल भूमि है और वक्फ भूमि है। ये क्या है, ये जो मुस्लिम धार्मिक लोग हुआ करते थे और जो गरीब लोग हुआ करते थे उनको ये भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है, अब दान में दी जाने वाली ये जो भूमि होती थी उस पर इनका स्वामित्व का अधिकार नहीं होता था। ये इस भूमि पर क्या करते थे, कृषि कर सकते थे, रह सकते थे और एक दूसरे को हस्तांतरित करते थे। ठीक है, लेकिन इनको बेचने का इनका अधिकार नहीं था, ये बेच नहीं सकते थे उस भूमि को। ठीक है, जो रूप आज हम लोग देख रहे हैं वक्फ भूमि का वो ठीक इसी तरीके का है आज भी।
उसको भी ये लोग बेच नहीं सकते हैं। और इस पर एक कब्जा केवल एक दिखाया जा रहा है जो इस तरीके का है कि आज हमारे पास है, कल उसके पास रहेगी, उसके लड़के के पास रहेगी, लड़के के पास रहेगी, ऐसे ही वो हस्तांतरित होती जाएगी। और इसके अलावा एक और भूमि हुआ करती थी जिसको हम लोग पारितोषिक के रूप में यानी जानते हैं, यानी जो मुगल बादशाह होते थे वो पारितोषिक के रूप में जमीन को रखते थे, यानी पैवाकी भूमि वो कहलाती थी। उसका नाम होता था पैवाकी भूमि। क्या होता था? पैवाकी। पैवाकी भूमि होती थी। और ये भूमि क्या होती थी? ये पैवाकी भूमि जो है, पैवाकी भूमि यानी कि ये हमारे पास चौथे नंबर पर है। ये पैवाकी भूमि जो होती थी ये पारितोषिक के रूप में दी जाने वाली भूमि होती थी। ये राजा के पास यानी जो बादशाह होता था उसके पास ये एक्स्ट्रा में रहती थी। और जैसे किसी को पुरस्कार के रूप में पारितोषिक के रूप में देनी होती थी तो इसी भूमि से वो भूमि दी जाती थी।